नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 28 मार्च 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय की चर्चा की जाएगी और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के जो भी संभावित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है एक बेरोजगार भारत का युग। भारत में बेरोजगारी की जो स्थिति है उसके संबंध में प्रमुख रूप से इस आलेख में चर्चा की गई है। दूसरा आलेख, गरीबी बढ़ी लेकिन आय असमानता कम हुई। यह काफी आश्चर्यजनक आंकड़ा एक सामने आया है कि कोविड-19 की स्थितियों में भारत में गरीबी एक तरह से बढ़ी है, लेकिन आय की जो असमानता है उसमें कमी आई है। तीसरा आलेख, यूक्रेन सत्ता के खेल में प्यादा। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद ये स्थितियां हमेशा मानी गई है कि यूक्रेन वर्तमान में जो सत्ता का खेल है वैश्विक स्तर पर, जहां पर रूस और अमेरिका प्रमुख एक तरह से खिलाड़ी है, यूक्रेन एक तरह से प्यादे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। चौथा हमारा आलेख होगा अमेरिका यूरोपीय संघ एलएनजी समझौता। इस समझौते के माध्यम से यूरोप की निर्भरता जो रूस पर है प्राकृतिक गैस के लिए, उसको अमेरिका कम करने का प्रयास करेगा। आज का हमारा अंतिम विषय होगा विदेशी नागरिकों के लिए मतदान की स्थिति। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम बात करें, जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके लिए मतदान की स्थितियों को कैसे आसान किया जाए और मतदान की प्रक्रियाओं को और बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा है। अंत में आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो अभ्यास प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के पहले आलेख को हम देखते हैं, द एरा ऑफ एन अनएम्प्लॉयड इंडिया। यहाँ पर भारत में बेरोजगारी की स्थिति जो बढ़ती हुई दिखी है उसके संबंध में प्रमुख रूप से अलग अलग जो पक्ष है उनकी चर्चा की गई है। भारत में बेरोजगारी की स्थिति कोविड-19 महामारी के बाद ही तेजी से बढ़ी है, ऐसा नहीं है। अगर हम इससे पहले भी आंकड़े देखें, जैसे अगर हम 2017-18 का आंकड़ा देखें जिसे एनएसएसओ के द्वारा प्रकाशित किया गया है, इसमें भारत में बेरोजगारी दर 6.1% थी और यह पिछले 4 दशक में सबसे अधिक थी। दिसंबर 2021 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके द्वारा एक अनुमान लगाया गया कि लगभग 53 मिलियन जो भारतीय हैं वो बेरोजगार थे और इनमें से बड़ा हिस्सा महिलाओं का था। महिलाएं अगर अपने रोजगार से हटती हैं और बेरोजगारी की स्थिति में जाती हैं तो पूरे परिवार पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी की दर 7.91% थी। जनवरी 2022 में यह गिरकर 6.57% बनी हुई है। भारत में बेरोजगारी की स्थिति बढ़ी है तो इसके प्रमुख कारणों में यह माना जाता है कि जो भी प्रमुख पद हैं उनको संविदा पर, यानी एक तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट पर या हम कह सकते हैं अनुबंध पर डाल दिया गया है। इसी के साथ साथ अलग अलग विभागों की तरफ से, मंत्रालयों की तरफ से, वो चाहे केंद्र हो या राज्य सरकारें हों, जो भी अलग अलग पद हैं जिनमें उनके द्वारा सरकारी नौकरियां आमंत्रित की जाती थी, अब उन कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग किया जाता है, यानी किसी निजी कंपनी को अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट देकर काम कराया जाता है। तो इससे भी एक तरह से जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी स्थितियों में कमी आई है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो किसी रोजगार के लिए मान लीजिए 10वीं पास होना या मैट्रिक एक तरह से योग्यता मानी गई है। अब इसके लिए वो लोग भी एक तरह से आवेदन करते हैं जिनके द्वारा 12वीं पास किया गया, स्नातक किया गया या परास्नातक उन्होंने किया है। तो इस आधार पर जो प्रतिस्पर्धा है वो काफी तीव्र हो गई है। अलग अलग श्रेणी के जो पद हैं सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ती भीड़ के प्रमुख कारणों में अगर हम देखें, पहला प्रमुख कारण ये माना जाता है कि निजी क्षेत्र में जो भी रोजगार है उनमें असुरक्षा है, यानी निजी क्षेत्र में भर्ती करने और पदमुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो काफी आसान है, यानी जैसे हम कहते हैं हायर एंड फायर की नीति। इस आधार पर रोजगार को लेकर सुरक्षा नहीं है। इसके विपरीत सरकारी नौकरियों में इस तरह की सुरक्षा दिखती है। इसी के साथ साथ निजी क्षेत्र में जो भी मूल वेतन दिया जाता है और काम के जो भी एक तरह से लंबे घंटे होते हैं वो बड़ा कारण माना जाता है कि निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो रोजगार है वो लोग करना नहीं चाहते हैं। भारत में अगर हम नियोक्ता और कर्मचारी के कार्य संबंध की बात करें तो औपचारिक क्षेत्र में, यानी जिसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, वह कम है। और जब संगठित क्षेत्र कम होता है तो राज्य के जो विनियमन है, जो नियम है, वो उन पर ज्यादा लागू नहीं हो पाते हैं। तो असंगठित क्षेत्र भारत में एक बड़ा भाग है। इस आधार पर भी हम देखें तो लोगों को रोजगार पर रखना और हटाना काफी आसान होता है। औपचारिक क्षेत्र में जो भी श्रम और पूंजी के संबंध हैं वो राज्य के विनियमन में आते हैं, लेकिन उनमें भी लगातार गिरावट आ रही है और इसका बड़ा कारण है सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से निजीकरण करना और सरकार इसमें तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इस आधार पर भी अगर हम देखें तो जो भी श्रम और पूंजी का संबंध है, यानी एक तरह से रोजगार और जो भी रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं उनके बीच में जो संबंध है वो लगातार कमजोर हो रहा है। तो यहाँ पर भी माना जा रहा है कि जैसे जैसे निजीकरण की प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, जो सुरक्षित रोजगार सरकारी क्षेत्र में हो सकते थे उनमें एक गिरावट आ रही है।
कोई भी नया व्यक्ति जो रोजगार के लिए एक तरह से बाजार में प्रवेश कर रहा है, उसके लिए अवसर कम हो जाते हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं वहां पर निजीकरण की प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, और जो निजी क्षेत्र है वहां पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो असंगठित क्षेत्र का बोलबाला है। तो इस कारण से उनके लिए अवसरों में एक कमी हो रही है, और साथ साथ जो भी एक तरह से कुशल और कम कुशल जो कार्यबल हैं उनके बीच में एक तरह से जो आवधिक बेरोजगारी है उसमें एक तरह से वृद्धि हो रही है। इसका बड़ा कारण ये है कि अगर कुशल लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है अपनी कुशलता के आधार पर, तो वो कम कुशल वाले जो कार्यबल हैं उनके जो रोजगार हैं वहां पर एक तरह से प्रयास करते हैं। तो इस आधार पर कुशल और कम कुशल के जो रोजगार है उनमें असंतुलन आता है। अगर हम भारत में मध्य स्तर और उच्च स्तरीय पेशेवर नौकरियों की बात करें तो वहां पर भी आवधिक बेरोजगारी बढ़ी है, यानी यहाँ पर भी लोगों को भर्ती करना और हटाने की प्रक्रियाएं तेज हुई हैं। इस आधार पर जो भी रोजगार की सुरक्षा है वो ज़्यादा नहीं है, और रोजगार की सुरक्षा के लिए वो सरकारी नौकरी में एक तरह से जाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए वह निचले पायदान की जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पर भी एक तरह से प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह के कई उदाहरण सामने आए हैं। जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या हम हरियाणा की बात करें तो वहां पर पियोन या चपरासी के रोजगार के लिए जो भी आवेदन दिए गए उसमें उन लोगों ने भी एक तरह से आवेदन भरे जिन्होंने स्नातक या परास्नातक भी किया हुआ है। जब भी कम योग्यता की सरकारी नौकरियों के लिए अधिक योग्यता वाले व्यक्ति आवेदन करते हैं, इस स्थिति में होता यह है कि जिन व्यक्तियों को परंपरागत रूप से माना जाता है कि वो इस प्रकार के रोजगार आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, उनको इस प्रकार के रोजगार प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं, क्योंकि अधिक शैक्षणिक योग्यता वालों के साथ उनकी एक तरह से टक्कर होती है। इससे भी सरकारी नौकरियों में एक तरह से जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और लोगों में असंतोष भी बढ़ रहा है। इसी का प्रभाव प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं कि रेलवे की तरफ से 35,000 नौकरियों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए थे वहां पर 1.25 करोड़ लोगों ने आवेदन किए, और सरकार पर एक तरह से दबाव डाला गया कि जो भी एक तरह से प्रारंभिक परीक्षा में प्रमुख रूप से लोगों को पास किया जा रहा है वो संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि ऐसे लोगों ने भी इन पदों पर आवेदन किए हैं जिनकी योग्यता काफी अधिक है। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र रूप से सामाजिक क्षेत्र पर जो एक तरह से व्यय किया जाता है उसमें एक कमी हुई है। तो इस कारण से इन क्षेत्रों में जो रोजगार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं वहां पर भी एक तरह से आप देखें तो कमी हुई है। सरकार के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भी एक तरह से रोजगार की स्थितियां हैं उनको बहुत ज्यादा एक तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी अगर हम वहां पर केवल शिक्षकों की बात करें तो उनकी नियुक्ति एक तरह से समय पर नहीं हो रही है और पर्याप्त संख्या में नियुक्ति नहीं की जा रही है। इस कारण से प्रमुख रूप से बड़ी संख्या में जो लोग इस तरह के रोजगार में एक तरह से अवसर पा सकते हैं वो इस प्रकार के अवसर से वंचित हैं। उनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए फिर प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालय है और भर्ती संकट यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है, और वर्तमान में तदर्थ आधार पर यानी एडहॉक के आधार पर 4500 शिक्षक यहाँ पर शिक्षण का काम कर रहे हैं, और स्थायी पदों पर जो नियुक्तियां हैं उनको बार बार रोका जा रहा है। इस तरह की अगर स्थितियां बनती हैं तो सरकारी नौकरियों के लिए एक तरह से जो आवेदन है उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है, क्योंकि समय पर जो 4500 रिक्त स्थान है उनको भरा नहीं जा रहा है। इस तरह से जो रोजगार सरकारी नौकरियों में है उनको लेकर आकर्षण की स्थितियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि लगातार अगर भर्ती की प्रक्रियाएं चलती रहें तो जो लोग इनके लिए प्रयास कर रहे हैं वो या तो सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो जो असफल हैं वो अन्य क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार की तरफ से भर्ती समय पर नहीं की जाएंगी या भर्ती में तेजी से कमी की जाएगी, इससे अभ्यर्थियों के मन में एक तरह से भ्रम रहता है कि भविष्य में जो भी रिक्त स्थान बचे हुए हैं जो अभी नहीं भरे जा रहे हैं उनके लिए सरकार आवेदन आमंत्रित कर सकती है। यहाँ पर सरकार के द्वारा कौशल विकास की जो स्थितियां एक तरह से बताई जा रही हैं उनमें एक तरह से जो प्रयास हैं वो बहुत सफल नहीं हो सकते हैं जब तक हम सरकारी नौकरियों में अलग अलग जो भर्ती की प्रक्रियाएं हैं वो चाहे केंद्र के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो उनको लगातार एक तरह से करते रहें। केंद्र और राज्य के स्तर पर जो भी सरकारी नौकरियां हैं अगर वो समय पर एक तरह से आवेदन लेते रहें और भर्ती की प्रक्रिया समय के अनुसार चलती रहें तो माना जा रहा है कि जो संकट की स्थिति है वो ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर नौकरियां नहीं पाएंगे वो अन्य जगह एक तरह से अपने आप को रोजगार के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर भर्तियां समय पर नहीं होती हैं तो वो प्रक्रिया रुक जाती हैं, और वर्तमान में इसी संकट को एक तरह से देखा जा रहा है। और सरकार की साथ साथ कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि जिसके पास जिस तरह का कौशल है
उसके अनुसार अलग अलग क्षेत्र में, चाहे निजी क्षेत्र की हम बात करें, रोजगार की संभावना को और बढ़ाना चाहिए और स्वरोजगार की जो स्थितियां हैं उनके लिए एक तरह से जो सरकारी योजनाएं हैं वो और विस्तारित की जाएं और लोगों को आसान किस्तों पर ऋण या अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वरोजगार के लिए जाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। आज के दूसरे आलेख को हम देखते हैं, पॉवर्टी रोज बट इनकम इनइक्वालिटी फेल। यहाँ पर सर्वेक्षण के माध्यम से ये एक तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि भारत में गरीबी तो बढ़ी है लेकिन लोगों में एक तरह से आय की जो असमानता है उसमें एक गिरावट आई है। कोविड-19 महामारी से भारत की 2/3 आबादी संक्रमित हुई और इस महामारी के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख या उससे अधिक जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई। ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि स्वास्थ्य स्तर पर काफी बड़ा एक तरह से प्रभाव पड़ा और अर्थव्यवस्था को भी इसने एक तरह से प्रभावित करा क्योंकि लॉकडाउन की स्थितियां काफी लंबे समय तक चली। लेकिन लॉकडाउन के बाद अगर हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था में एक वी आकार की जो रिकवरी है वो देखी जा रही है। यानी कोविड में जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी उसके बाद अर्थव्यवस्था तेजी से वी रूप में आगे बढ़ रही है और अपनी रिकवरी को तेजी से आगे बढ़ा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आंकड़े देखें तो 2019 में जो हमारा आउटपुट था अर्थव्यवस्था में, जो निर्गत था, वो एक तरह से अभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यानी वर्तमान में हमारा जो आउटपुट है वो 2019 की तुलना में अभी भी लगभग 10% कम है। अगर हम कोविड-19 से पहले दो प्रमुख संकटों की बात करें, जहां पर 1990-91 का तेल संकट था और 2007-8 का वैश्विक तरलता संकट, यहां पर प्रमुख रूप से हम देखें तो गरीबों को सबसे अधिक हानि हुई। लेकिन अगर हम वर्तमान कोविड-19 में देखें तो यह नियम थोड़ा सा टूटा है। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के कारण गरीबों को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गरीबी में जो वृद्धि हुई है उसकी तुलना में अगर हम देखें तो आय में जो असमानता है उसमें एक गिरावट दर्ज की गई है। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार $1.90 से कम आय वाले व्यक्ति सबसे अधिक यानी अत्यधिक गरीबी से एक तरह से पीड़ित माने जाते हैं। और भारत में अगर हम आंकड़ा देखें तो नवंबर 2019 में यह आंकड़ा हमारी जनसंख्या में 7.6% था, लेकिन जुलाई 2021 में यह बढ़कर 11.7% हुआ। यानी हमारे यहाँ अत्यधिक गरीबी की जो स्थिति है उसमें एक वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन आय की जो असमानता है उसमें एक तरह से गिरावट आई है और यही आंकड़ा एक तरह से आश्चर्यजनक है। अगर हम 2019 में देखें तो शीर्ष 25% और निचले 25% जो परिवार हैं उनकी औसत मासिक आय अगर हम शहरी क्षेत्रों में देखें तो क्रमशः 45,000 और 8,000 रुपए थी और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 25% सबसे उच्च व्यक्तियों की आय 22,500 और ग्रामीण क्षेत्र में 25% सबसे कम आय वाले लोगों की आय 7,500 रुपए थी। तो ये 2019 का आंकड़ा है। 2019 के आंकड़ों की तुलना अगर हम जुलाई 2021 से करते हैं तो शीर्ष 25% की जो औसत मासिक आय है उसमें लगभग 30% की गिरावट आई है और यह अब 32,500 हो चुकी है। अगर हम जुलाई 2021 में ही आंकड़े देखें जो निचले 25% हैं तो इनकी मासिक आय महामारी के पहले का जो स्तर है उसी पर बनी हुई है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो शीर्ष आय वाले जो 25% आबादी है उनकी आय में 20% की गिरावट आई है और इसी अवधि के दौरान अगर हम निचली 25% आबादी की बात करें तो उनकी आय में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। यानी कमी होने की जगह एक थोड़ी वृद्धि देखी गई है। जैसा हमने चर्चा करा, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, निचले जो 25% हैं उनकी आय में बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है और इसी का परिणाम ये है कि जो असमानता है उसमें 15 से 20% की एक गिरावट आई है। जब भी हम असमानता की बात करते हैं तो इसे निकालने का तरीका ये होता है कि शीर्ष 25% की आय और निचले 25% की आय में जो कमी है उसके प्रतिशत परिवर्तन को एक तरह से मापा जाता है और यही एक तरह से आय की असमानता कहलाता है। अमीर परिवारों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में या राज्यों के भीतर देखें या अगर हम जाति समूहों में भी देखें तो उनकी आय में बड़ी गिरावट देखी गई है। महामारी के दौरान अगर आय की असमानता में कमी हुई है तो उसके कारण क्या है और इसके लिए प्रमुख रूप से आय के जिन 3 स्रोतों की हम बात कर रहे हैं उनकी प्रमुख रूप से जांच की गई। पहला प्रमुख स्रोत है सरकारी स्थानांतरण, यानी सरकारी मदद के रूप में, चाहे नगद रूप में या खाद्य मान लीजिए वस्तु के रूप में जो भी भुगतान एक तरह से किया जाता है। दूसरा व्यापार लाभ, तीसरा श्रम आय, प्रति घंटा काम या रोजगार अनुबंध से जो भी मजदूरी प्राप्त होती है। गरीबों को सरकार के द्वारा जो भी भुगतान दिया गया, वो चाहे नगद रूप में हम देखें या सरकार के द्वारा जो खाद्य मदद दी गई, उसके आधार पर असमानता में जो गिरावट आई है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। अगर हम लॉकडाउन की बात करें या कोविड-19 का जो डेल्टा वेरिएंट था जो दूसरी लहर में ज्यादा प्रभाव डाल रहा था, उस समय शहरी क्षेत्रों में परिवारों को लगभग 400 रुपए प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 500 रुपए प्रति माह सरकार ने दिए थे। और अगर हम लॉकडाउन
और डेल्टा वेरिएंट का जो प्रभाव है उसको हटा भी दें, तो बाकी समय में भी महामारी के दौरान सरकार के द्वारा जो भी एक तरह से भुगतान की प्रक्रिया थी वो लगभग एक तरह से आधा भाग लोगों को मिल रहा था। यानी अगर हम सरकारी हस्तांतरण को आय से हटा भी दें तब भी अगर हम जुलाई 2021 तक के आय की असमानता की बात करें तो वहां पर 20% असमानता कम हुई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकारी भुगतान जो भी आय में लोगों को मिल रहा था वो चाहे बढ़ा हो चाहे घटा हो, उसके आधार पर आय की असमानता में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है और आय की असमानता गिरी है। अगर हम व्यापारिक लाभ या व्यावसायिक लाभ की बात करते हैं तो स्थानांतरण से ज्यादा बड़ी इसकी भूमिका है, प्रमुख रूप से आय की असमानता को घटाने में। और इसका बड़ा कारण यह है कि गरीबों की तुलना में जो अमीर व्यक्ति हैं वो व्यावसायिक आय पर ज्यादा निर्भर करते हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर हम निचले चतुर्थक की बात करते हैं, चतुर्थक का मतलब है एक तरह से चौथाई भाग यानी 25%, तो अगर हम आबादी में निचले 25% जो परिवार है उनकी आय की बात करें तो उनकी आय का केवल 7% भाग व्यवसाय से होता है। लेकिन इसी तुलना में अगर हम शीर्ष चतुर्थक परिवारों की बात करें यानी शीर्ष 25% परिवारों की बात करें तो उनकी आय का लगभग 15% भाग कहां से आता है? व्यवसाय से। श्रम से होने वाली आय की तुलना में अगर हम देखें तो व्यवसाय से होने वाली जो आय है वो ज्यादा अस्थिर होती है। उसका बड़ा कारण यह है कि व्यावसायिक जो आय है वह प्रमुख रूप से मांग में परिवर्तन पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है और मांग में जो परिवर्तन है वो ज्यादा तेजी से होते हैं। इसी आधार पर व्यावसायिक आय ज्यादा अस्थिर होती है। अंतिम रूप में हम ध्यान रखें शीर्ष चतुर्थक यानी शीर्ष जो 25% आय वाले हैं जो व्यावसायिक आय पर निर्भर करते हैं और उनकी तुलना अगर हम 25% जो निचले चतुर्थक है उनकी बात करें जो व्यावसायिक आय पर निर्भर करते हैं, तो मान लीजिए अगर भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो अर्थव्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन होता है तो आय पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो शीर्ष वर्ग है और यह जो निचले पायदान पर है उनकी तुलना में प्रभाव 4 गुना ज्यादा पड़ता है। यानी अगर मान लीजिए निचले पायदान पर जो व्यावसायिक आय का भाग है उसमें अगर 1 रुपए का परिवर्तन हो रहा है तो जो उच्च वर्ग है उनकी आय में 4 रुपए का परिवर्तन देखा जाएगा। तीसरा आय का स्रोत हम देखते हैं श्रम आय, और अगर हम शीर्ष 25% परिवारों की बात करें तो उनकी आय का केवल 65% भाग श्रम आय से आता है, जबकि निचले 25% परिवारों की बात करें तो उनकी आय का जो 80% भाग है वो श्रम आय से आता है। गरीबों द्वारा नौकरी एक तरह से जब स्वीकार की जाती है तो जो न्यूनतम राशि है जिस पर वो काम करते हैं उसमें 40% की गिरावट देखी गई, जबकि अगर हम अमीरों की बात करें तो न्यूनतम राशि जिस पर वो काम करते हैं उसमें 45% की गिरावट आई है। तो इस आधार पर भी जो असमानता है वो घटी है। अगर हम शीर्ष 25% परिवारों की बात करें तो उनकी श्रम आय में गिरावट आई है। इसका बड़ा कारण यह है कि जब हम शीर्ष 25% परिवारों की बात करते हैं या अगर हम अमीर लोगों की बात करें तो उन लोगों की आय का जो बड़ा भाग है वो सेवा क्षेत्र में काम करने से आता है। और अगर हम देखें तो कोविड-19 में सेवा क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव पड़ा और सेवाओं की जो मांग है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा गिरी। इसी कारण से जो शीर्ष 25% परिवार हैं उनकी आय में ज्यादा गिरावट देखी गई। इसका प्रमाण आप ऐसे भी देख सकते हैं कि निचले जो 25% परिवार हैं उसमें 30% लोग हैं जो एक तरह से सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। इसके विपरीत अगर हम शीर्ष 25% परिवारों की बात करें तो उनमें 45% लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। और महामारी के दौरान आप देखें कि सेवाओं पर जो उपभोक्ता खर्च कर रहे हैं उसमें 30 से 40% की गिरावट आई। इसकी तुलना में अगर हम विनिर्माण या कृषि की बात करें तो वहां पर उतनी ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई। जैसा भी हमने चर्चा करी, विनिर्माण क्षेत्र में जो उपभोक्ता की मांग है और साथ साथ कृषि क्षेत्र में जो उपभोक्ता की मांग है उसमें सेवा क्षेत्र की तुलना में ज्यादा गिरावट नहीं हुई। अगर हम विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख रूप से योगदान देखें तो जब हम शीर्ष 25% परिवारों की बात करते हैं तो उनमें केवल 15% लोग विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत अगर हम निचले 25% परिवारों की बात करें तो उनका 35% भाग विनिर्माण में जुड़ा हुआ है, यानी फैक्ट्री उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें। और महामारी की स्थिति में अगर हम देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में 20% से भी कम की गिरावट दर्ज की गई। इसकी तुलना में सेवा क्षेत्र में ज्यादा गिरावट हुई। तो परिणाम स्वरूप आप देखें कि जो निचले 25% परिवार हैं उनके द्वारा जिस रूप में आय पर अलग अलग निर्भरता है वहां पर ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई। इसके विपरीत जो 25% उच्च आय वाले परिवार हैं उनकी निर्भरता सेवा क्षेत्र में जैसे ज्यादा थी तो वहां ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इसी आधार पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि आय की जो असमानता है उसमें जरूर कमी आई है। आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं, यूक्रेन द पॉन इन द पावर गेम। इस आलेख के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि यूक्रेन दो देशों के शक्ति संतुलन में एक प्यादे के रूप में कार्य कर रहा है
और इसी कारण से प्रमुख रूप से उसके हितों की अनदेखी करते हुए दोनों जो शक्तियां हैं, अगर हम रूस की बात करें या संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, उनके द्वारा अपनी अपनी चालें चली जा रही हैं। तो इस रूप में आलेख में अलग अलग जो पक्ष हैं, जिस आधार पर शक्ति संतुलन में यूक्रेन एक प्यादे की तरह बन गया है, उसकी चर्चा की गई है। वर्तमान अगर हम रूस यूक्रेन संकट की बात करें तो प्रमुख रूप से अमेरिका का प्रयास ये था कि रूस को एक तरह से लोकतंत्र के विरोधी और वहां पर जो तानाशाही एक तरह से सरकार है, उसके लिए वैश्विक स्तर पर एक स्वीकारोक्ति बनाई जाए। और इसी आधार पर प्रमुख रूप से उसका प्रयास था कि रूस को एक तरह से यहाँ पर उकसाया जाए। और आप देखें कि जिस तरह से नाटो का विस्तार किया गया और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की प्रक्रियाएं अपनाई गई, अंतिम रूप में रूस का एक तरह से जो सब्र है वो टूटा और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में रूस यूक्रेन का जो संकट है वो महाशक्तियों के बीच की एक प्रतियोगिता है, जिसमें यूक्रेन एक तरह से शिकार हुआ है और रूस को एक तरह से सामरिक रूप में फंसाने के लिए अमेरिका की तरफ से एक जाल बिना गया, जिसमें प्रमुख रूप से नाटो का यूक्रेन में विस्तार करके रूस को हमला करने के लिए उकसाया गया और उसने एक तरह से यह कार्य किया भी। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अमेरिका के द्वारा प्रमुख रूप से दुनिया में यह कहा जा रहा है कि वह लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन में एक लोकतांत्रिक सरकार है और रूस के द्वारा उस पर हमला किया गया है। और साथ साथ वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक तानाशाह की तरह विश्व में बताया जा रहा है। वर्तमान युद्ध की जो स्थितियां हैं उसके माध्यम से अमेरिका का प्रयास यह है कि वह पूर्व में एक विशाल प्राकृतिक संसाधनों के साथ एक बड़ी शक्ति का उदय नहीं होने देना चाहता है। जब हम पूर्व की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से हम यहाँ पर पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से रूस का बड़ा भाग आ जाता है। साथ साथ अगर हम चीन की स्थिति को देखें तो प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति भी इन देशों में काफी महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा के लिए जो भी सोलर पैनल है, उनका महत्वपूर्ण जो उत्पादक है वो चीन है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों में जैसे जल संसाधन की बात करें, जिसके आधार पर जल विद्युत एक बड़ा स्रोत हो सकता है भविष्य में, वहां पर अगर हम देखें तो रूस और चीन दोनों मजबूत स्थिति में हैं। वर्तमान स्थिति में अमेरिका वैश्विक स्तर पर एक जनमत बनाने में सफल रहा है कि वह लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और उसके लिए प्रमुख रूप से वह यूक्रेन में लड़ाई कर रहा है। लेकिन अगर हम उसका पुराना रिकॉर्ड देखें तो लोकतंत्र की रक्षा उसके लिए कभी भी एक तरह से लक्ष्य नहीं रहा है। हमेशा अमेरिकी हितों को मजबूत करना ही उसका लक्ष्य है। लोकतंत्र की रक्षा करना ये एक तरह से बहाना अवश्य रहा है। और वर्तमान में भी अगर हम यूक्रेन में देखें तो यही स्थिति है। केवल रूस को कमजोर करना उसका प्रयास है, न कि यूक्रेन में लोकतंत्र की स्थितियां बनाए रखना। लोकतंत्र की रक्षा को लेकर अगर हम अमेरिका के प्रयास देखें तो 1953 में CIA ने ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाकर, जो लोकतांत्रिक सरकार थी, अपना कच्चे तेल की जो आपूर्ति है जो ईरान से वो लगातार बनी रहे, खाड़ी के देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति बनी रहे, उन्होंने अपनी तरफ से ईरान के जो अंतिम शाह हैं मोहम्मद रजा पहलवी, उनको एक तरह से वहां पर सत्ता में स्थापित किया। और इस सत्ता परिवर्तन को समर्थन देने के लिए ईरान और सऊदी अरब को प्रमुख रूप से हथियारों की एक तरह से आपूर्ति की गई। प्रमुख रूप से कोशिश ये थी कि खाड़ी देशों से जो तेल की आपूर्ति है वह एक तरह से बनी रहे, ईरान में लोकतंत्र रहे या समाप्त हो जाए, उसके लिए बहुत चिंता का विषय नहीं था। और इसी का परिणाम अगर हम आगे देखें तो ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और पूर्ण रूप से वर्तमान में अगर हम देखें तो एक तानाशाही जैसी स्थिति ईरान में बनी हुई है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से अमेरिका को ही उत्तरदायी माना जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर निवेश किया था, जब वहां पर एक तरह से रंग भेद का समर्थन करने वाली सरकार थी। 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक प्रस्ताव आया, अमेरिका ने उसमें उसका समर्थन नहीं किया, उसका विरोध किया। जबकि यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में वहां पर पुलिस कार्यवाही, जिसको शार्पवेले नरसंहार भी कहा जाता है, 250 अश्वेत लोगों को मार दिया गया था। लेकिन तब भी अमेरिका ने इस प्रस्ताव के विरोध में एक तरह से कार्य किया। अमेरिका के लिए उसके आर्थिक हित प्राथमिकता रखते हैं और इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में भी पाया गया है, जिसमें कहा गया कि लीबिया में जिस तरह से कर्नल गद्दाफी की सरकार को हटाया गया, प्रमुख उद्देश्य ये था कि लीबिया में जो अमेरिका के कॉरपोरेट हित हैं वह एक तरह से वहां पर बने रहें। तो अपने आर्थिक हितों को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने एक तरह से लीबिया में जो सैन्य कार्यवाही उसको आगे बढ़ाया। दक्षिण अमेरिका में चिली में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई मार्क्सवादी सरकार सत्ता में आती है, लेकिन अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा प्रायोजित एक आंदोलन चिली में कराया और अंतिम रूप में 1973 में वहां पर चुने हुए जो नेता थे साल्वादोर अलेंदे, उनकी हत्या हो गई। भारत में भी अगर हम देखें तो हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके खिलाफ पाकिस्तान एक तरह से कार्य करता है और अमेरिका ने पाकिस्तान को एक तरह से हथियार या अन्य रूप में जो मदद है वो लगातार जारी रखी है।
उसको स्पष्ट मालूम है कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का प्रमुख रूप से हाथ है। उसके बाद भी उसकी तरफ से यह मदद जारी रहती है। अमेरिका में एक शक्तिशाली रक्षा लॉबी काम करती है, जिसके द्वारा प्रमुख रूप से रक्षा क्षेत्र में जो उत्पादन किया जाता है और अलग अलग देशों को जो वितरण किया जाता है, उसको तेजी से बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। और उसके लिए वो सरकारी नीतियों में प्रभाव भी डालते हैं, जिससे रक्षा उत्पादन और अलग अलग देशों का जो बाजार है वो लगातार बना रहे। वैश्विक स्तर पर हथियारों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में अमेरिका जाना जाता है। अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, यूरोप के जो अन्य देश हैं वो अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए अमेरिका के जो हथियार हैं वह प्रमुख रूप से उपयोग में आएंगे। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा आकर्षक बाजार बन जाएगा। इस आधार पर अगर हम देखें तो अमेरिकी रक्षा कंपनियां भी इस तरह की युद्ध की स्थितियां और देशों में एक तरह से भय का माहौल चाहती हैं, जिससे हथियारों की जो खपत है वो लगातार बनी रहे। इसका उदाहरण हम जर्मनी के साथ देख सकते हैं कि जर्मनी ने अपने रक्षा बजट को अगले वर्ष के लिए 53 बिलियन यूरो से बढ़ाकर 100 बिलियन यूरो कर दिया है। और इसमें प्रमुख रूप से अमेरिका के जो रक्षा एक तरह से उद्योग है उनको सबसे ज्यादा ठेके मिलने वाले हैं। आप आंकड़ा देखें कि पिछले 10 वर्षों में जर्मनी के सभी सैन्य आयात का लगभग 50% अमेरिका से आया है। यानी अगर जर्मनी के द्वारा अपना रक्षा व्यय लगभग दोगुना किया जाता है तो इसका लाभ अमेरिका को सबसे ज्यादा होने वाला है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि युद्ध की स्थितियां अमेरिका में जो रक्षा लॉबी है, जो रक्षा क्षेत्र में उत्पादन करते हैं, उनके लिए सहायक होती है। अंतिम रूप में अगर हम देखें तो वर्तमान जो स्थितियां हैं उसमें नाटो का जो विस्तार है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और नाटो का विस्तार अगर हम देखें तो इसकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। अगर हम अमेरिका के रणनीतिक विचारकों की बात करें, जिसमें 2 प्रसिद्ध विचारक हैं, जॉर्ज केनन और हेनरी किसिंजर, नाटो का विस्तार आवश्यक नहीं है और उन्होंने उसका विरोध भी किया है। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके लिए मिखाइल गोर्बाचोव प्रमुख रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। तो 1990-91 के समय में अगर हम देखें तो मिखाइल गोर्बाचोव को इस तरह का एक आश्वासन दिया गया था कि नाटो का विस्तार पूर्व की ओर नहीं किया जाएगा, यानी नाटो पूर्व की तरफ अपना विस्तार 1 सेंटीमीटर भी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम परिणाम देखें तो इसके विपरीत रहा। बाल्टिक देशों को शामिल किया गया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इनको शामिल किया गया और अब अंतिम रूप में यूक्रेन को भी शामिल किया जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नाटो का विस्तार जो आवश्यक नहीं था, क्योंकि रूस की अगर हम बात करें तो वह आर्थिक रूप में और सामरिक रूप में काफी कमजोर हो चुका था। उसकी ऐसी क्षमता नहीं थी कि वो अमेरिका के लिए कोई बड़ा खतरा बन पाए। उसके बाद भी नाटो को रूस की सीमाओं तक पूर्व में विस्तार दिया गया, तो ये एक अनावश्यक विस्तार माना जाता है। अगर ये ना होता तो शायद रूस का यूक्रेन पर हमला ना होता। और वर्तमान संकट का हल भी यही है कि यूक्रेन को यहाँ पर तटस्थ रहना होगा। अगर यूक्रेन नाटो में जाने की स्थितियां बनाकर रखता है तो यह संकट हल नहीं होगा। यूक्रेन की तटस्थता रूस की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ जिस तरह से अमेरिका के द्वारा आधुनिक हथियारों की सप्लाई यूक्रेन में बढ़ाई जा रही है, खासतौर से अगर हम बात करें स्टिंगर मिसाइल, तो इस तरह के अगर हथियार आपूर्ति किए जाएंगे तो रूस यूक्रेन का संकट और ज्यादा बढ़ेगा। तो अमेरिका एक तरह से संकट को कम करने की जगह बढ़ाने की स्थितियों में जा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है यह संकट जितना आगे बढ़ेगा रूस को उतना ही नुकसान होगा और रूस आर्थिक और सामरिक दोनों रूप में वैश्विक स्तर पर कमजोर होगा। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं। यहाँ पर यूएसए के द्वारा यूरोपीय संघ के साथ में एक डील की गई है एलएनजी की आपूर्ति को लेकर, और माना जा रहा है कि यूरोप में जो वर्तमान एक ऊर्जा संकट की स्थिति बन सकती है यूक्रेन संकट के बाद, उसको रोकने का यह अमेरिका के द्वारा प्रयास है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके माध्यम से इस साल यूरोपीय संघ को 15 बिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी आपूर्ति की जाएगी और 2030 तक ये बढ़ाकर 50 बीसीएम कर दिया जाएगा, यानी बिलियन क्यूबिक मीटर। इससे रूसी ऊर्जा पर यूरोप की जो निर्भरता है वो कम हो सकती है। यूरोप रूसी ऊर्जा निर्यात पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतें बढ़ रही थी और हमले के बाद एक तरह से आपूर्ति में गिरावट आई है, तो ये कीमतें और बढ़ी हैं। वर्तमान में ऊर्जा को लेकर यूरोपीय संघ की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि उसने पश्चिमी देशों की तरफ से रूस पर एक तरह से जो प्रतिबंध लगाने की स्थितियां हैं उनमें ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया है, क्योंकि यूरोपीय संघ की निर्भरता रूस पर ऊर्जा के लिए बहुत अधिक है। प्राकृतिक गैस की आवश्यकताओं का लगभग 40% और कच्चे तेल की अपनी लगभग 1/4 जरूरतें यूरोप रूसी निर्यात से एक तरह से पूरा करता है। अगर हम जर्मनी और पूर्वी यूरोप के देशों की बात करें तो अपनी प्राकृतिक गैस की 80% से अधिक आवश्यकताएं वह रूस से एक तरह से लेते हैं। यूरोप को प्रमुख रूप से रूस की जो आपूर्ति की जाती है गैस की, वह यूक्रेन से गुजरती है
और रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण उस पर प्रभाव पड़ा है। यूरोपीय संघ को रूस से गैस की सीधी आपूर्ति हो पाए जो यूक्रेन से न गुजरे, इसीलिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रमुख रूप से बनाई गई। वर्तमान में यह परियोजना भी एक तरह से रुक गई है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा एलएनजी का जो समझौता किया गया है, क्या इससे यूरोप की जो ऊर्जा निर्भरता है रूस पर वो समाप्त हो जाएगी? अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें तो रूस ने पिछले साल यूरोपीय संघ को 150 बीसीएम गैस आपूर्ति की थी और अमेरिका की जो डील है वो केवल 15 बीसीएम की है और 2030 तक भी हम देखें तो बढ़ाकर 50 बीसीएम ही की जाएगी। यह लाभ अवश्य होगा कि अगर अमेरिका से आपूर्ति आएगी तो वर्तमान में जो उच्च स्तर की कीमतें हैं गैस की, वो यूरोपीय बाजार में कुछ कम हो सकती हैं। लंबे समय में यदि रूस के अलावा अन्य देशों से उत्पादन यूरोप में आता है, जैसा अमेरिका ने डील किया है, तब हम कह सकते हैं कि एलएनजी की कीमतें घटेंगी और जो रूस पर निर्भरता है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन इस डील के बाद यूरोपीय संघ की निर्भरता रूस पर पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब हम एलएनजी की बात करते हैं तो इसमें लॉजिस्टिक और उत्पादन लागत भी शामिल होती है, जो इसे पाइपलाइनों के माध्यम से वितरित प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक महंगा बनाती है। एलएनजी की तुलना में सस्ता होने के कारण यूरोप अपनी गैस की आपूर्ति के लिए प्रमुख रूप से रूस पर निर्भर करता है। इसी के साथ साथ अगर यूरोप को एलएनजी एक तरह से आपूर्ति प्रमुख रूप से स्वीकार करनी है, जैसा डील में वो अमेरिका से करने वाला है, तो उसे एलएनजी टर्मिनल बनाने पड़ेंगे और इसमें बड़े पैमाने पर उसे निवेश करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ समय लग सकता है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो रूस पर निर्भरता है वो तात्कालिक रूप में तुरंत समाप्त नहीं होगी। अमेरिका और यूरोपीय संघ की एलएनजी डील एक तरह से यूरोप को नया अवसर दे रही है कि वह अपनी ऊर्जा स्रोत में विविधता लाएं, यानी रूस पर जो निर्भरता है उसको घटाएं और अन्य स्रोतों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाएं। अगर हम वर्तमान वर्ष में भी देखें तो यूरोप गैर रूसी स्रोतों से जो भी वो एलएनजी आयात कर रहा है, अपनी गैस की कुल आपूर्ति का लगभग 1/3 वो प्राप्त कर रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यूरोप गैर रूसी अलग अलग जो स्रोत है, जैसे अमेरिका से डील की गई है, अन्य देशों से डील करके जो भी एलएनजी या अन्य प्रकार से गैस की जो आपूर्ति है उसको बढ़ा सकता है। तभी रूस पर उसकी जो निर्भरता है वह कम हो सकती है। अगर हम भविष्य की बात करें तो अगर हम पिछले 2 दशक में देखें तो यूरोपीय संघ के प्राकृतिक गैस के उत्पादन में लगभग 2/3 कमी आई है, लेकिन इसके विपरीत रूस से गैस का जो आयात है उसमें वृद्धि हुई है। रूस के द्वारा यूक्रेन के माध्यम से आने वाली जो आपूर्ति है उसमें कटौती के बाद रूसी गैस पर जो यूरोप की निर्भरता है वो और अधिक बढ़ गई है। यूरोपीय संघ ने पिछले महीने परमाणु ऊर्जा और गैस को ऊर्जा का हरित स्रोत घोषित किया है। यूरोप में अगर ऊर्जा संकट की स्थिति बनती है तो वो अन्य स्रोतों पर भी एक तरह से जा सकता है और पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उसके लिए प्रमुख एक तरह से साधन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो सर्दियों के समय में यह प्रमुख रूप से वहां पर उपयोग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अक्षय ऊर्जा से अलग परंपरागत रूप में जो जीवाश्म ईंधन है उन पर भी एक तरह से यूरोप जा सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से समस्या की स्थिति भविष्य में बन सकती है। सतत विकास के लिए जिस तरह से परंपरागत जीवाश्म ईंधन को प्रतिबंधित करने की बात है, यूरोप में माना जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन के साथ साथ सेल ऑयल जैसे जो स्रोत हैं जहां से तेल प्राप्त किया जा सकता है, उनमें भी एक तरह से निवेश की स्थितियां बढ़ सकती हैं और यूरोप इस क्षेत्र में भी जा सकता है। तो वर्तमान संकट से यूरोप में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो स्थिति है उसमें भी संकट एक तरह से आ सकता है। आज के हम अपने अंतिम आलेख को देखते हैं, द मूव टू ईज वोटिंग फॉर ओवरसीज सिटीजन्स। इस आलेख में अप्रवासी भारतीयों के लिए भारत में वोटिंग की प्रक्रियाओं को आसान करने के संबंध में चर्चा की गई है। यहाँ पर प्रमुख रूप से हम अप्रवासी भारतीयों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगर हम 2010 से पहले देखें तो एक भारतीय नागरिक जो एक पात्र मतदाता है और 6 महीने से अधिक समय से विदेश में रहता है तो वह चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है। इसका कारण यह था कि अगर 6 महीने से ज्यादा कोई भी एनआरआई विदेश में रहता है तो मतदाता सूची से उसका नाम हटा दिया जाता था। अगर हम जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 की बात करें तो उसके बाद एनआरआई के लिए 6 महीने से अधिक समय तक अगर वो विदेश में रहता है तो वह मतदान करने में सक्षम हो गया, लेकिन केवल उस मतदान केंद्र पर वह व्यक्तिगत रूप में जाकर मतदान कर सकता है जहां पर वह एक विदेशी मतदाता के रूप में नामांकित किया गया है। भारत में सामान्य तौर पर 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी भारतीय नागरिक उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के लिए पात्र है जहां वह निवासी है। प्रवासी भारतीय नागरिक भी ऐसा करने के लिए पात्र हैं। विदेशी मतदाताओं के मामलों में पासपोर्ट में जो भी एक तरह से उनका पता दिया गया है वह उनका सामान्य निवास स्थान के रूप में पता माना जाता है और प्रवासी भारतीय के मतदाता के नामांकन के लिए निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भी उसी को चुना जाता है जो पता उसका पासपोर्ट में दिया होता है।
अगर हम वर्तमान स्थिति में अप्रवासी भारतीयों के द्वारा मतदान की स्थिति देखें तो 2014 में पंजीकृत केवल 11,846 विदेशी मतदाता थे। 2019 में यह संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई, लेकिन इनमें से अधिकांश मतदाता लगभग 90% सिर्फ एक राज्य केरल के थे। जिन अप्रवासी भारतीयों के द्वारा एक तरह से मतदान की प्रक्रियाओं में भाग लेने की स्थितियां थी वह थे 25,606। इसमें से अगर हम देखें तो वास्तव में 25,534 केवल केरल से थे, जिनमें से ज्यादातर कोझिकोड और मलप्पुरम जिले से आते थे। जो भी अप्रवासी भारतीय भारत में मतदान करने के लिए पात्र हैं वो अगर नहीं आते हैं या कम मतदान होता है तो उसका बड़ा कारण यह है कि मतदान केंद्र पर उनको स्वयं रूप में उपस्थित होकर मतदान करना होता है। तो ये स्थितियां उनको हतोत्साहित करती हैं और इसी कारण से प्रमुख रूप से वह इस प्रकार के मतदान अधिक नहीं करते हैं। 2017 में संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की तरफ से यह प्रयास था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20A को एक तरह से हटाया जाए, क्योंकि इसी के माध्यम से यह प्रतिबंध लगा हुआ है कि अगर अप्रवासी भारतीय भारत में मतदान करना चाहता है उसे मतदान केंद्र पर शारीरिक रूप से उपस्थित होकर मतदान करना आवश्यक है। 2017 की जो प्रक्रियाएं थी वह विधेयक पारित भी हुआ, लेकिन 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह समाप्त हो गया, यानी यह अंतिम रूप में पारित नहीं हो पाया। आगे चलकर भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा एनआरआई को डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति देने के लिए सरकार से संपर्क किया गया, क्योंकि इस तरह की स्थिति हम देखें तो पहले ही सेवा मतदाता यानी जो सशस्त्र सेनाओं के लोग हैं उनको भारत में इस तरह के अधिकार दिए गए हैं जो सेवा मतदाता के रूप में काम करते हैं। जब हम सेवा मतदाताओं की बात करते हैं यानी सर्विस वोटर, इसमें प्रमुख रूप से संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य हो सकता है या किसी बल का सदस्य जिसे सेना अधिनियम 1950 का 46 के प्रावधान में माना जाता है योग्य, वह एक तरह से सेवा मतदाता के रूप में कार्य कर सकता है और उनके द्वारा जो मतदान किया जाता है इसको ETPBS कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, और इसके आधार पर वो मतदान कर सकते हैं। और इसके लिए प्रमुख रूप से चुनाव आचरण जो नियम 1961 है उनमें 2016 में संशोधन किया गया था। सेवा मतदाता ETBP यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को डाउनलोड कर सकता है, मतपत्र पर अपना जनादेश दर्ज कर सकता है और इसे सामान्य मेल के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भेज सकता है। पोस्ट में एक सत्यापित घोषणा पत्र शामिल होगा, यानी मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद एक नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में जो इसे सत्यापित करेगा। और मतगणना के दिन सुबह 8 बजे तक जो पोस्टल बैलेट है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा नवंबर 2020 में कानून मंत्रालय को लिखित रूप में यह कहा गया कि एनआरआई डाक मतपत्र की सुविधा का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं और जिसके आधार पर 2021 के विधानसभा चुनाव में वो मतदान कर पाएंगे। इस प्रस्ताव के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन की आवश्यकता है और जो डाक मतपत्र हैं उन्हें अप्रवासी भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा और अपने उम्मीदवार चुनने के बाद वह मतपत्र को डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। डाक मतपत्र तंत्र के लिए नामित काउंसलर या दूतावास जो कार्यालय हैं उसमें प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं को एक तरह से आगे बढ़ाया जाएगा और साथ साथ प्रभावी अगर डाक प्रणाली को अपनाया जाए तो अनिवासी भारतीयों को हम मतदान की प्रक्रिया में तेजी से शामिल कर सकते हैं। आज की चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, यूक्रेन में वर्तमान संकट के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व अमेरिका की अपने हितों के संरक्षण के लिए नीति का पालन करने से जुड़ा है। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, यूक्रेन में वर्तमान संकट का प्रमुख कारण नाटो का अनावश्यक पूर्व की तरफ विस्तार है जिससे अमेरिका रूस के विरुद्ध यूरोप में शक्ति संतुलन में बना रहे। मुख्य भाग, अमेरिका ने अपने हितों के लिए विभिन्न देशों में अलग अलग नीति अपनाई है, जैसा हमने ईरान, दक्षिण अफ्रीका, चिली इसके उदाहरण दिए थे वो आप बता सकते हैं। रूस के शक्तिशाली होने को नियंत्रित करने के लिए नाटो का गलत उपयोग, अपने व्यापारिक हितों की अधिक चिंता, प्रमुख रूप से अगर हम रक्षा व्यापार की बात करें। निष्कर्ष, अमेरिका यूक्रेन संकट में अपने हितों से अलग शांति के लिए यदि प्रयास करेगा तभी यह विवाद हल हो सकता है। दूसरा प्रश्न, अप्रवासी भारतीय मतदाता वर्तमान में भारतीय चुनाव में कैसे मतदान कर सकते हैं, वर्तमान प्रक्रिया में किस प्रकार के सुधार किए जाने की संभावना है, चर्चा करें। 150 शब्द, 10 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, अप्रवासी भारतीय मतदाता वर्तमान में भारतीय चुनाव में जिस प्रक्रिया से मतदान करते हैं उसकी चर्चा करें। मुख्य भाग, अप्रवासी भारतीय मतदाता वर्तमान में भारतीय चुनाव में जिस प्रक्रिया से मतदान करते हैं उसकी विस्तृत चर्चा करें, यानी भूमिका में केवल उल्लेख करेंगे, विस्तृत रूप में आपको मुख्य भाग में बताना है। चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित सुधार को बताएं।
निष्कर्ष में आप बता सकते हैं इस प्रकार के मतदाता सुधार से अप्रवासी भारतीयों की भूमिका को विस्तारित किया जा सकता है। यह हमारा 28 मार्च 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम पर IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।